नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले कई कई सालों से ईवीएम पर जो बहस चल रही थी कि ईवीएम से चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं, सही होते हैं, या ईवीएम में कोई गड़बड़ झाला करके मोदी जी या कोई और जीत जाता है या कोई और जीत जाता है। इस पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए बैलेट पेपर से चुनाव, यानी जो पेटी होती है ना, मतदान पेटी जिसमें आप ठप्पा लगाते थे, ऐसे पेपर आता है फिर ठप्पा लगाते हैं, ये परंपरा काफी सालों पहले खत्म हो गई थी। लेकिन विपक्ष के नेता चाहते थे, इसके लिए एडीआर ने एक याचिका की थी, प्रशांत भूषण वकील थे, और भी कुछ जनहित याचिकाएं लगी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज कह दिया, ए, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, बी, ईवीएम से ही चुनाव होंगे। इससे क्या, आप जो वोट करने जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा, कि उन्होंने मांग की थी कि जो पर्ची निकलती है, आप जब वोट डालते हैं फिर आपको शाही लगती है, मतदान अधिकारी बताते हैं चलिए आप प्रेस करिए, तो आप प्रेस करते हैं बटन, उसके बाद एक आवाज आती है, उसके बाद एक पर्ची निकलती है जिसको आप देख सकते हैं कि आपने वोट सही दिया है। दूसरी मांग क्या की गई थी कि अगर बैलेट पेपर से नहीं होते हैं तो पर्चियों का 100% मिलान कराया जाए। इससे पहले क्या था? इससे पहले 5 ईवीएम के पर्चियों का मिलान कराया जाता था, और उसके बाद जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, जब वो सेटिस्फाइड हो जाते थे 5 ईवीएम ठीक है, यानी सब ईवीएम ठीक होगी, इसके बाद वो नतीजे जो है रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर कर सकता था। एक छोटा सा बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट जो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहा हो, अगर उसको लगता है कि ईवीएम ने जो नतीजा दिया है वो सही नहीं है, तो 45 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। और जो ईवीएम का जो जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट 45 दिन के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। झटका विपक्ष को लगा है क्योंकि विपक्ष चाहता था, उसने इस तरह की कई पिटीशन लगाई थी कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। लगातार ऐसी पिटीशन को खारिज करते रहा था। और यही नहीं, विपक्षी पार्टियों की इस मांग पर कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, एक हैकाथॉन रखा था इलेक्शन कमीशन में, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई थी। आज बिहार में थे प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जो लूट होती थी मत पत्रों की, जो लूट होती थी बैलेट पेपर की, जो ठप्पे लगाए जाते थे, जो मतदान केंद्रों को लूटा जाता था, वो परंपरा ईवीएम के आने के बाद बंद हो गई है। अब हर गरीब मजदूर अपना वोट डाल सकता है। तो जो लोग पीछे की तरफ देश और दुनिया को ले जाना चाहते थे, वो लोग जो है अब हार गए हैं। अब विपक्ष ईवीएम को तर्क बनाकर हारने का आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जैसा राफेल में आया था ना, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, जिसके बाद और फिर उन्होंने ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। ये नैरेटिव 2019 में चल नहीं पाया। 2019 में माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है इस मामले पर। और अब 5 साल हो चुके हैं, लेकिन राफेल पर कोई गड़बड़ी न विपक्ष निकाल पाया, न इन्वेस्टिगेटर्स निकाल पाए, न वहां की सरकारें निकाल पाई। चलिए, राफेल हो गया, अब ईवीएम के मुद्दे का भी पटाक्षेप हो गया है। अब विपक्ष इस बात का रोना नहीं रो पाएगा कि हम इसलिए हार गए क्योंकि चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं, बैलेट पेपर से नहीं। हाल ही के दिनों में दिग्विजय सिंह ने कहा था, हम जीत जाएंगे अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो। अब ये अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में, वहां पर भी ईवीएम से चुनाव हुए थे, सरकार बदली थी, अटल बिहारी वाजपेयी हटे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2009 में जो है फिर ईवीएम से चुनाव हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, पूरे देश ने उसको स्वीकारा था। 2014 में नरेंद्र मोदी बने, और फिर उसके बाद लगातार ये आरोप लगते रहे जैसे जैसे बीजेपी बढ़ती जा रही है कि ईवीएम की फिक्सिंग की जा रही है। लेकिन बड़ा इसमें संदर्भ क्या है? बड़ा संदर्भ ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती थी वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती थी। वो कहते थे हमारी मांग पर हम कायम है, लेकिन ये नहीं कहते थे कि हम जीत गए तो क्या हमने ईवीएम की फिक्सिंग कराई है। इस बात पर हम आएंगे आगे।
चूंकि ये मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, अलग अलग याचिकाओं के तहत अलग अलग समय पर राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इससे जुड़ी याचिकाएं दायर कर रखी थी और ईवीएम को लेकर हमेशा संशय के बादल रहते थे। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी जीते तब भी ईवीएम की बात हुई थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईवीएम को हैक करके जो है बीजेपी जीती है, नरेंद्र मोदी जीते हैं। कांग्रेस जो है वो इन चुनाव परिणामों को स्वीकार करने में हिचकती हुई दिखाई दी थी। हार का दर्द उनके मन में था। लेकिन उससे ठीक पहले 2018 के अंदर जो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीते थे, जो पंजाब में उनकी सरकार चल रही थी, उसके बारे में वो खामोश हो जाते थे। मैंने सवाल पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब वो 2018 के अंदर जीते थे, जब लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही थी, उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव 2017 में जीती थी, उसके बाद भी ईवीएम का रोना रोया गया था। लेकिन चूंकि मामला समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होता था, लेकिन अब ये क्लोजिंग हो गई, अब ये एंडिंग हो गई है। अब जो है ईवीएम पर आरोप अगर लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष को सुनने के बाद ये पूरा जो है फैसला सुना दिया है। इसमें सरकार एक पक्ष थी, इसमें इलेक्शन कमीशन एक पक्ष था, इसके अंदर जो है जो पिटिशनर्स थे वो एक पक्ष था। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने जो है बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो टेक्निकल ऑफिसर थे, जो ईवीएम बनाते हैं, उसके जो टेक्निकल ऑफिसर्स थे, उनसे लंबा प्रेजेंटेशन लिया। कोर्ट में लंबी बहस हुई, लंबे आर्गुमेंट हुए, उसके बाद इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अंततः पहुंची है। मुझे याद है एक पिटिशनर ने कहा था कि देखिए जर्मनी में भी 100% जो वीवीपैट है वो मिलाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी कि भाई जर्मनी की पॉपुलेशन कितनी है और आपकी पॉपुलेशन कितनी है। 100 करोड़ के आसपास हमारे मतदाता हैं, और जब ये कैलकुलेट किया गया कि ये कितने दिनों में इसकी गिनती होगी, चलिए मान लिया जाए तर्क के तौर पर कि इसकी गिनती कराई जाए, वीवीपैट की जो पर्चियां निकली है उनको ये माना जाए कि ये ठप्पे वाले इलेक्शन के पेपर्स हैं, ये ठप्पे लगे हैं, ये मतपेटी में गए हैं, और हर वोट को ईवीएम से मिलाया जाए। तो ये माना गया था 12 से 14 दिन लग सकते हैं, या कम से कम 12 दिन, ये कहा गया था कम से कम 12 दिन। अब सोचिए भारत जैसे प्रजातंत्र में कम से कम 12 दिन, भाई अगर पत्रकारों से कहा जाए उनकी तो ऐश हो जाएगी, क्योंकि लगातार हम टीवी पर लाइव दिखाते रहेंगे ना, इतनी वीवीपैट बनाई गई, एक बड़ा इवेंट होगा, लेकिन 12 दिन का कामकाज एक सरकार का नष्ट होगा, वो भी दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की। शेयर मार्केट्स का क्या होगा, आम कामकाज का क्या होगा, किस तरह से बाकी चीजें होंगी। तो इस दुनिया में ये समय वेस्ट करने वाला माध्यम है। और मैं आपको ये बता दूं, भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और भारत का इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है, आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से ईवीएम की परिकल्पना कांग्रेस के जमाने में की गई, कांग्रेस इसको लेकर आई। हालांकि पहले चुनाव केरल में हुए, उसको लेकर फिर पिटिशनबाजी हुई, वो रुक गई, लेकिन उसके बाद से लगातार जब भी आया, मैं ये भी बता दूं बीजेपी ने भी इसका रोना रोया है। 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे, वो चुनाव हार गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जीते थे, तब बीजेपी के एक नेता जीवी नरसिम्हा राव, जो राज्यसभा के फिलहाल मेरे ख्याल सदस्य अभी भी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए थे और खुद एक सेफोलॉजिस्ट थे, यानी वो चुनाव की आकलन और गणना करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसमें कहा था कि भाई देखिए ईवीएम को फिक्स किया जा सकता है, और उसके बाद कोर्ट के अंदर भी ये पूरा मामला आया था कई अलग अलग पिटिशंस के तहत। लेकिन अब जीवी नरसिम्हा राव से जब मैं सवाल पूछता हूँ भैया तब आपने क्या कहा था, बोले तब हमने इसलिए कहा था क्योंकि ईवीएम का जो सुरक्षा प्रणाली थी वो इतनी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका आई, उसके बाद जो है ईवीएम की प्रणालियों में परिवर्तन किया गया। जैसे पहले एक ही वीवीपैट से निकली हुई पर्ची को मिलाया जाता था, अब 5 वीवीपैट की पर्चियों को मिलाया जाता है। लेकिन इसके बाद में फिर दोहरा दूं, आप जैसे वोट डालते हैं उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। आप अपना वोटर कार्ड ले जाएंगे, आप मतदान केंद्र तक जाएंगे, आप लाइन में लगेंगे, अगर लाइन है अंदर जाएंगे, इलेक्शन ऑफिसर को दिखाएंगे, वो आपका जो यूनिक आईडी नंबर है वो चेक करेगा,
उसके बाद आपके हाथ में शाही लगाएगा, आपको बैलेट बॉक्स की तरफ लेके जाया जाएगा, कंट्रोल पैनल को इलेक्शन कमीशन का जो निर्वाचन अधिकारी है वो देखेगा, आपको बताएगा कि चलिए अब आप वोट दबाइए, वो पीछे हट जाएगा। एक लगा रहता है ईवीएम के सामने एक कपड़ा, ताकि सीक्रेट बैलेट होता है, तो आप वहां पर बटन को दबाएंगे और बटन दबाने के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलेगी। यही प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन अब विपक्ष अगर हार जाता है, मुझे नहीं पता हारेगा या जीतेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से इस पूरे मामले पर विपक्ष पर हमला किया है और क्या है पूरी राजनीति, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जाहिर सी बात है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक विपक्ष के सारे नेता इस पूरे मामले पर खामोश है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या जवाब देते हैं। इसके बारे में मैं आपको लगातार आगे से राइट पर बताते रहूंगा, लेकिन इतना तय है कि अब चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। जब विपक्ष के पास या फिर बीजेपी अगर हार जाती है तो उसके पास ये तर्क नहीं रहेगा कि ईवीएम खराब है या ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब अपनी बारी नहीं आती तो हर प्लेयर बोलता है, अरे मेरा बैट है, मेरा बॉल है, मेरे स्टंप है, मैं लेके जा रहा हूँ, ऐसा होता है। और इसी तरह का जो है नारा नखरा और नाटक हम प्रजातंत्र में देखने को मिलता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। G20 का हमारा टैगलाइन था कि वी आर मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। यहाँ गणतंत्र सबसे पहले भारत के तमिलनाडु में आया था, कई सैकड़ों साल पहले, कई हजारों साल पहले, अगर मैं ये भी कहूंगा तो गलत नहीं होगा। इसीलिए G20 का जो हमारा टैगलाइन था, वसुधैव कुटुंबकम के साथ द वर्ल्ड इज वन के साथ ये भी था कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसे प्रजातंत्र में इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, तभी तो पता पड़ता है। ताकि व्यवस्थाओं का क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, सिस्टम का चेक एंड बैलेंस होता है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तो दिया ना, ये कहा कि भाई जो कैंडिडेट है जो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा है वो 7 दिन के अंदर अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है। 45 दिन तक जो बक्से हैं उनको संभाल के रखा जाएगा, पैनल्स को संभाल के रखा जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। इतने लंबे आर्गुमेंट्स के बाद ये जो तमाम चर्चाएं चुनाव इलेक्शन कमीशन में हुई है, उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुके हैं। अभी भी देखिए 5 चरणों की वोटिंग बाकी है और 5 चरणों के लेकर सब जोर लगाएंगे। अब तो चुनाव आएगा, क्योंकि साउथ से अब चुनाव नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तमिलनाडु, केरल ये कंप्लीट है, और बाकी कुछ जैसे उत्तर प्रदेश का एक पॉकेट हो गया है, बिहार का एक पॉकेट हो गया है, वेस्ट बंगाल के कुछ पॉकेट हो गए हैं, और इसके अलावा जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके अलावा जो है जो बड़ा राज्य है दूसरा महाराष्ट्र, उसके अंदर। तो अब चुनाव खुलता जा रहा है और खुलेगा। 102 सीटों के लिए पहले हो चुका है, 88 सीटों के लिए आज हो रहा है, तो 190 सीटों तो आज खत्म हो जाएगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 190 सीटों के लिए ये मान के चलिए कि चुनाव हो गए हैं, लेकिन 543 टोटल सीटें हैं। इंडिया जो लगा रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। किसका जोर चलेगा, इसके बारे में मैं समय समय पर आगे से राइट में आपको अपडेट देता रहूंगा।